Okay, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the part 3 of this video. And see, bache, we were moving step by step, and firstly, in the first part, we saw that how to perform the differentiation. In the second video, we saw the concept of. In the first video, we also covered the gradient concept, and in the second video, we saw the concept of stationary point, maximum point, and minimum point, and how to calculate them. Now the last concept for the differentiation is basically the rate of change concept, right? Now the point is there is one more concept about the decreasing and increasing function that will be covered in the video of functions, right? That has not been including over here. I'll be including that in the concept of functions, right? Whenever the functions video is going to be uploaded, it is going to be over there. Now the point is rate of change का जो concept है बेटा, firstly try to understand what this rate of change actually means. क्या होता है rate of change? गौर से देखिएगा बेटा, जब भी किसी चीज के साथ मैं रेट का वर्ड इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसका मतलब ये होता है कि दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उस क्वांटिटी को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहा हूं. होता है ना हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या है? स्पीड. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? वेलोसिटी, राइट? तो याद रखें किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर हम रेट का वर्ड जोड़ दें तो उसका मतलब ये होता है कि दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं. अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूं तो एक चीज कांस्टेंटली चेंज होती है, वो क्या है? टाइम. तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्स एक्सिस जा रही है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और मैं इधर मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं मूव तो कर रहा हूं अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन एक चीज साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वो टाइम है. मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ एक चीज चेंज हो रही है, वो टाइम है. तो मैं इसको क्या कहूंगा? दैट इज बेसिकली नोन एज द dx ओवर dt, राइट? इसी के साथ अगर मैं कह दूं इंक्रीजिंग या इंक्रीज लिख देते हैं, इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, तो याद रखिएगा इंक्रीज का वर्ड आए तो पॉजिटिव लगा देना है dx ओवर dt के साथ. और अगर मैं यहां पे कह दूं डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो आपके पास क्या बनेगा? नेगेटिव dx ओवर dt, राइट जी? सो द पॉइंट इज अगर आपके पास इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव के साथ लगाया जाएगा, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव के साथ. इसी के साथ अगर मैं कह देता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज बेसिकली dy डिवाइडेड बाय dt, राइट जी? इसके अंदर भी अगर मैं कह देता हूं इंक्रीजिंग या इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस, तो फिर हमने क्या करना है बेटा? पॉजिटिव लगा देना है dy ओवर dt के साथ. और अगर मैंने यहां पे वर्ड लिख दिया डिक्रीज का, तो फिर हमने क्या करना है? नेगेटिव लगा देना है. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. एक चीज याद रखिएगा, ये डेटा बुकलेट में नहीं लिखी होती, ये आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है चेन रूल का. याद रखिएगा बेटा, फर्स्टली चेन रूल यूज कहां पे होता है? एक चीज हमेशा याद रखें, अगर मैं दो डिफरेंट डेरिवेटिव्स को आपस में लिंक अप करना चाहता हूं,
एक मेरे पास डेरिवेटिव dx ओवर dt का है, एक मेरे पास dy ओवर dt का है, एक मेरे पास dy ओवर dx का है। इन तीनों को मैं आपस में लिंक अप करना चाहता हूं। तो डेरिवेटिव्स अगर आपस में लिंक अप होते हैं तो वो एक ही चीज से लिंक अप होते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द चेन रूल, राइट। आइए इसको देखते हैं। P1 में हमारे पास सिंपल है, P3 में जाके बहुत डिटेल में आता है, लेकिन हम यहीं पे समझ लेंगे। dy over dx will be equals to dy over dt multiply by dt over dx, जिसका मतलब क्या है, देखें dy over dt अलग है, dt over dx अलग है, मुझे dy over dx फाइंड करना है। इसको बनाने का रूल ये होता है कि ये जो dy है इससे आपने स्टार्ट करना है, बीच वाला आपका सेम रहना चाहिए, और dx जो डिनोमिनेटर में इस पे लाके आपने फिनिश ऑफ कर देना, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो dy over dt तो सिंपल है, यहां पे dt over dx है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कहता हूं कि जी मेरे पास dx over dt जो है वो लेट्स से 5/2 है, और आपको अगर dt over dx लिखना है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना, तो ये 2/5 बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, क्योंकि इस साइड पे भी रेसिप्रोकल हुआ है ना, dx ओवर dt था, दूसरी तरफ dt ओवर dx हो गया, तो हमने फ्रैक्शंस को अपसाइड डाउन कर देना। तो ये जो चेन रूल है ना बेटा, ये वाला जो आपका चेन रूल है, ये हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिलेट द डेरिवेटिव्स। अगर आपके पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स गिवन है और उनको आपने रिलेट करना है, तो एक ही रूल है, दैट इज नोन एज द चेन रूल। सबको क्लियर है? सेम गोस कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल dy ओवर dt गिवन है और वो लेट्स से मेरे पास 1/3 है, तो आपको अगर dt ओवर dy फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके, सो दिस इज द चेन रूल व्हिच इज गोइंग टू रिलेटेड। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो और से देखिएगा, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एवरीबडी ओवर हियर, let's go back to the worksheet. Again I am saying it in the end, every part I am repeating it again and again कि आपके पास जो worksheet है वो आपके ग्रुप के वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। and this worksheet is damn important। क्या कहता है? कहता है the curve of the equation of the curve y is equals to 6 divided by 5 minus 2x, calculate the gradient of the curve at a point x is equals to 1। हमें gradient of the curve निकालना है, x is equals to 1। आइए जी फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन ऑफ द कर्व देखूं तो वो मेरे पास क्या गिवन है, y is equals to 6 divided by 5 minus 2x। सबसे पहले अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, बिफोर आई फाइंड द डेरिवेटिव दिस इज गोइंग टू बी 6 into 5 minus 2x रेज्ड टू पावर -1 बन जाएगा। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, आज सॉल्व करते हैं। क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पावर क्या होगी, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -6 5 minus 2x रेज्ड टू पावर -1 और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 minus 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी -2, इसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया। एवरीबॉडी सॉर्टेड? ओके, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। dy over dx will be equals to -6 into -2, that is going to be 12 into 5 minus 2x raised to power -2, जिसमें मैं अपना dy over dx कंक्लूड आउट कर सकता हूँ, that is going to be 12 divided by 5 minus 2x whole square, that is the derivative। एग्रीड है? ओके, अब उससे हमें कहा था ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 1 निकालो, तो निकाल देते हैं जी। हमने ये तो बहुत इनिशियल वीडियो में सीख लिया था कि भाई आपको किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है तो पहले dy over dx निकाल लें, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके। इसमें x की जगह पे किस पे फाइंड करना है, 1 पे फाइंड करना है, तो x की जगह पे 1 प्लेस कर देंगे। आइए करते हैं, dy over dx will be equals to 12 divided by 5 minus 2 into 1 whole square, so that is going to be 12 divided by, कितना बनेगा हमारे पास, 2 1s are 2, 5 minus 2 that is 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, so that is dy over dx will be equals to, आपके पास कितना आ जाएगा, that is going to be 4/3। एग्री करते हैं सारे? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके जी, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, कहता है पॉइंट with the coordinate x, y moves along a curve in such a way
दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई, गौर से देखिएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y is constant value of 0.02 per year। क्या मतलब है, पहले जरा क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्सिस है और लेट्स से दैट दिस इज द कर्व गिवन। अब वो कह रहा है कि भाई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। अब कहीं पे भी एक पॉइंट ड्रॉ करें, उसकी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, कोई ना कोई y की वैल्यू होगी, उसको हम कर्व के अलोंग मूव करा रहे हैं। ये देखें मैं मूव करवा रहा हूं, ये तो मैंने अभी एक बात कही कि भाई जब भी मूव करेगा तो x की वैल्यू भी चेंज होगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी, और एक चीज और भी चेंज होगी, क्योंकि हम जब, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो एक आप देखें नीचे वीडियो के टाइम चल रहा है, राइट? तो हम जब भी कोई चीज मूव कराते हैं तो एक चीज और भी चेंज हो रही होती है कॉन्स्टेंटली, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम तो चेंज होता ही होता है, राइट? तो अब वो हमें ये कह रहा है कि भाई आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग भी चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज गोइंग टू बी dx ओवर dt, और y एक्सिस के अलॉन्ग भी चेंज आ रहा है विच इज नोन एज dy ओवर dt। ऑब्वियस ही बात है ना, मैं अगर एक पॉइंट को मूव कर रहा हूं तो मुझे टाइम भी लगेगा ना, एक कोऑर्डिनेट को इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, तो टाइम भी तो चेंज होगा ना। ओके, अब पॉइंट ही आता है, कहता है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस, जिसका मतलब क्या है, dy ओवर dt, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 0.02। एक चीज यहां पे और भी देख लेते हैं, उससे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, तो हम पहले ही नोट्स में लिख के आए हैं कि भाई इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव डाल देना। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, उससे हमें कहा है ये बताओ कि dx ओवर dt कितना है एट x इज इक्वल्स टू 1, राइट? और उससे कहा x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे बेटा एक चीज अगर हम गौर करें तो हमने एक चीज और फाइंड की हुई है, विच इज dy ओवर dx की वैल्यू विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4/3, राइट? अब अगर हम देखें तो dy ओवर dt पढ़ा हुआ है, dy ओवर dx पढ़ा हुआ है, dx ओवर dt फाइंड करना है। इन तीनों चीजों को मैंने अभी एक बात बताई है, डेरिवेटिव्स को आपस में रिलेट एक ही चीज करती है, वो कौन सी चीज होती है, दैट इज द चेन रूल। आए लगाते हैं चेन रूल, वो और से देखिएगा। अगर मैं यहां पे अपना चेन रूल लिखूं, क्या था, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। सबको क्लियर है? आए सॉल्व कर देते हैं। dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो इधर लिख देते हैं, 4/3 इज इक्वल्स टू dy ओवर dt भी है हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर डिक्रीजिंग होता तो मैं नेगेटिव लगाता और वो नेगेटिव यहां पे भी प्लेस होता। ओके, आए सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। इफ आई वांट टू सॉल्व दिस तो मेरे पास होगा क्या, इस 0.02 को उठा के उधर शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो ये कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 0.06 इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। अब मुझे क्योंकि dx ओवर dt निकालना है तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी dx ओवर dt इज इक्वल्स टू, इधर भी रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, 0.06 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से dx ओवर dt कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.015 यूनिट पर सेकेंड। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। एग्री करते हैं सारे? सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि चेन रूल जब भी आता है तो हमें डिफरेंट डेरिवेटिव्स को अगर कंबाइन टुगेदर करना है तो दैट वी कैन डू विद द चेन रूल। सबको क्लियर है? आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। एक स्टेप और आगे चलते हैं। एवरीबडी पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ताकि आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट, इसका बेटा क्वेश्चन P1 में जो आता है ना वो इसी से तरह से लिंक आता है, बस थोड़ा सा हमें समझना होता है। आज ही सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है उसने। क्या इक्वेशन है कर्व की, y इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x। गौर से देखिएगा। बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले उसने कहा है इसका dy ओवर dx फाइंड करें। बिफोर आई स्टार्ट द डेरिवेटिव हमें एक चीज करनी है कि हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए वो पावर की फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आए कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू 4x रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस 2x रेज़्ड टू पावर -1/2। एग्रीड है? आइए सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा, dy
ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स इज टू पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 x is to power -1/2 minus 1. So this and this cancel, left 2, this and this cancel, left 1. So 2x is to power -1/2 minus x is to power 3/2. सबको क्लियर है? एक स्टेप मैं और कर रहा हूं. दिस इज गोइंग टू बी माई dy/dx इक्वल्स टू that is the dy/dx, राइट जी. ओके, फिर वो हमें क्या कहता है? कहता है a point is moving along a curve in such a way that the x coordinate is increasing at a rate of this. अब x coordinate increase का है उसने, तो पिछले में y था, अब x है, तो इसका मतलब क्या होगा? This is basically dx over dt that is given to us. increasing है तो पॉजिटिव का साइन डाल दिया और उसने वैल्यू का है कांस्टेंट है 0.12, ये मैंने इधर लिख दिया, राइट. कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज इक्वल्स टू 4. हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है dy over dt. ये चीज हमें फाइंड करनी है. कब फाइंड करनी है? व्हेन x इज इक्वल्स टू 4. तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 4 पे पता करते हैं कि हमारी dy over dx की वैल्यू क्या है. इधर सॉल्व कर देते हैं. x इज इक्वल्स टू 4 है, dy over dx will be equal to, इसकी इक्वेशन निकली हुई हमारे पास 2 divided by x to power 1/2 minus 1 divided by x to power 3/2. So this is going to be 2 divided by 4 raised to power 1/2 minus 1 divided by 4 raised to power 3/2. तो यहाँ से मेरे पास dy over dx इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? That is going to be 7/8. मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको लिख के दे रहा हूँ. This is going to be 7/8. आप चेक भी कर सकते हैं, राइट. 4 का √2 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 बीइंग माय एलसीएम. तो ये मेरे पास dy over dx की वैल्यू आ गई. अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें dy over dt फाइंड करना है. तो हमारे पास चेन रूल लगा देते हैं. dy over dx विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा? dy over dt मल्टीप्लाई बाय dt over dx. सबको क्लियर है? आज सॉल्व करते हैं. क्या बनेगा हमारे पास? dy over dx की वैल्यू मेरे पास है 7/8 इज इक्वल्स टू dy over dt हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा, यहाँ पे dx over dt गिवन है, हमें dt over dx, तो उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे. तो दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 0.12, क्योंकि यहाँ पे dx over dt है, हमें यहाँ पे dt over dx फाइंड करना है. ठीक है जी, पीछे कुछ रहता ही नहीं है. आज सॉल्व कर देते हैं. क्या बनेगा? ये 0.12 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? 7/8 मल्टीप्लाई बाय 0.12, इसको स्ट्रेट अवे उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू dy over dt. So this is going to be dy over dt is equals to 0.12 मल्टीप्लाई बाय 7/8 करें अगर आप, वो 0.105 यूनिट पर सेकेंड आता है. That is going to be the answer for us. Everybody clear on this? I hope that's clear to you guys. Okay जी, एक और क्वेश्चन करते हैं. वो और से देखिएगा बेटा, डिक्रीजिंग भी कर लेते हैं. ये आ गया जी डिक्रीजिंग वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है. एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ. गौर से सुनिएगा. यहाँ पे उससे हमें क्या कहा है? इट्स अ क्वेश्चन जिसमें उसने कहा है अ कर्व इज सच दैट कि आपके पास उसने कहा है x³ - 4 over x², द पॉइंट 2,9 lies on the curve. Fair enough. कहता है पॉइंट moves in a such a way that the x coordinate is decreasing. गौर से देखिएगा, x coordinate is decreasing लिखा हुआ है. तो सबसे पहले यहीं पे रुक जाता हूं मैं, और डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा? dx over dt is equals to -0.05. कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y, dy over dt हमें फाइंड करना है एट पॉइंट p. पॉइंट p पे हमें ये सारे काम करने हैं. तो सबसे पहले सॉरी, पॉइंट p पे हम क्या करेंगे? अपनी dy over dx की वैल्यू निकाल लेते हैं. dy over dx की वैल्यू कैसे आएगी? dy over dx की इक्वेशन उसने ऑलरेडी दी हुई है हमें.
याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। पिछले पार्ट में तो हमें अलग से नंबर थे फाइंड करने के, यहाँ पे हमें नहीं करनी है। उससे कहा है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, इधर प्लेस कर देते हैं 2 का क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको यहां से फाइंड करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से सीधा सीधा ये 7 आंसर बन जाएगा। ये dy ओवर dx आया, हमें फाइंड करना है dy ओवर dt। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। क्या होगा, चेन रूल लगा देते हैं, क्या होगा dy ओवर dt, सॉरी मल्टीप्लाई में चले, ठीक है, dt ओवर dx, और ये किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx के। तो आए जी, dy ओवर dx की वैल्यू मुझे दी हुई है, दैट इज गोइंग टू बी 7, फाइंड की थी हमने ये रही, dy ओवर dt हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dt गिवन है, हमें dt ओवर dx प्लेस करना है, तो क्या बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 0.05। एग्रीड है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब पीछे क्या रहेगा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, हमें सिंपल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 0.05 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आए कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी dy ओवर dt इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 0.05, और ये नेगेटिव यहीं पे बच गया था जिसको हम नेक्स्ट पार्ट स्टेप में उधर शिफ्ट कर सकते हैं, dy ओवर dt विल बी इक्वल टू माइनस 0.35 यूनिट्स पर सेकेंड। That is going to be the answer for us. तो पॉइंट ये बेटा, डिक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं, सॉल्व इसी तरीके से होना होता है। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, ओके जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। गौर से देखिएगा। अब आते हैं इसके एक ए स्टार क्वेश्चन पे। ये इसका एक ए स्टार क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, एंड इट्स एन ए स्टार क्वेश्चन फॉर द चेन रूल। तो इसको भी कर लेते हैं, ताकि ये एक ही दफ़ा आया है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है चेन रूल का, इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना चेन रूल को अलग तरीके से लगाना है, तो इसमें उसने थोड़ी सी मर्जअप की हुई है चीज़ें। आए इसको भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन को इतना मुश्किल भी नहीं है। आए सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, कहता है दिस शोज ये फिगर 1 shows an open tag in the shape of a triangular prism, ठीक है। The vertical end ABE and DCF are identical isosceles triangles, ठीक है। Angle this is 30 degree, ये नजर आ रहा है उसने 30 दिया हुआ, तो ये वाला और ये वाला जो होगा isosceles triangle बन जाएगा। कहता है the length of AD is 40, ठीक है। कहता है the tank is fixed in the position this, water is poured into at a constant rate of this thing। अब ये क्या चीज है, हम वापस आएंगे इस पे। कहता है द डेप्थ ऑफ द वाटर t seconds आफ्टर फिलिंग बिगिन इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। शो दैट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 8 सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ द टैंक वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज दिस। हमें सबसे पहले वॉल्यूम शो बताना है कि कितना है। वो और से देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप लोग अगर देखें तो एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं ओ लेवल्स में हम लोग वॉल्यूम का। वो क्या होता था, that is volume is equals to area multiplied by height और length। क्या मतलब होता था, अगर तो आपकी ये बेस एरिया है, इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एरिया जो है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता था। अगर आपकी शिप इस तरह से है तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नजर आ रहा होगा, इसको अपनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास वॉल्यूम निकल आता था। ये ओ लेवल्स में हम प्रिज्म में पढ़ते होते थे मेंसुरेशन के अंदर। दैट कॉन्सेप्ट मैंने देखे पिछली वीडियो में पार्ट 2 में कहा है कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको इक्वेशन बनानी होती है। दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज नथिंग टू डू विद द डिफरेंशिएशन, दैट इज प्योरली योर प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मेंसुरेशन को वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करवाता है। अब अगर मैं ये अगर आपको शेडेड सा ग्रे सा नजर आ रहा हो, इसका एरिया निकाल लूं, ये क्रॉस सेक्शन है, आपका जो रेक्टेंगुलर टैंक है वो इस तरह से जा रहा है और उसने इसकी लेंथ हमें बताई हुई है, वो कितनी है, दैट इज 40। अगर मैं ये जो सामने क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है इसके एरिया को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, विल आई बी गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ, ओके। गौर से सुनिएगा। नाउ माय जॉब इज, ये जो सामने क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है इसका एरिया निकालना है। ये क्या शेप है, इट्स अ ट्राइंगल। एवरीबडी स्टॉप राइटिंग एंड लुक ओवर हियर। एक चीज अगर मैं यहां पे देखूं, इफ दिस एंगल इज 30, सिर्फ और सिर्फ इतने से ट्राइंगल पे फोकस करेंगे हम,
इतने से, इसका एरिया हमें चाहिए, राइट। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल 30 होगा। सबको एग्रीड हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ओके, फेयर इनफ हो गया। उसने हमें हाइट बताई हुई है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, दैट इज द हाइट h। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ओके, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूं बेटा, तो एरिया इसका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी, लेट मी से दैट, कि यहां से लेके ये वाली जो है दैट इज गोइंग टू बी द बेस। तो इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो दैट इज गोइंग टू बिकम 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। एग्रीड है बेटा? ये राइट एंगल ट्राइंगल याद रखा करें आप लोगों का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट भी गलत होता है। अगर आप हाइट परपेंडिकुलरली ले रहे हैं तो बेस आपको पूरी लेनी होती है, अक्सर बच्चे आधी ले लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, ठीक है। अगर आप पूरी बेस ले रहे हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, आपने पूरी बेस लिए उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट करते, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, दिस वन थिंग, मुझे बेस की वैल्यू नहीं पता, राइट। तो मैं क्या करता हूं, गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक ये जो पिंग से मैंने किया इतनी निकाल लूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर तो मेरी बेस निकलती है। सारे एग्री करेंगे? आई फाइंड करते हैं, गौर से देखिएगा। लेट मी से दैट दिस इज माय एक्स, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री फॉर्म्ड ओवर हियर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्या बनेगा, tan of 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज h डिवाइडेड बाय x। सबको क्लियर है? tan 30 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखें, 1/√3 आती है, इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x विल बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स h। तो अगर मुझे बेस निकालनी है अपनी, तो बेस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये 2√3h आ गई, दैट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट लेंथ, यहां से लेके, गौर से देखें, यहां से लेके ऑल द वे अराउंड यहां तक, ये कंप्लीट आ गया। तो एरिया के फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं, क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है, 2√3h मल्टीप्लाई बाय हाइट h है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू √3h का स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ दिस वाटर, क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वाटर। वाटर का तो वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें उससे कहा वॉल्यूम फाइंड करके दो। आए करते हैं, मैंने वॉल्यूम का अभी फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने कहा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट और लेंथ। तो हमारे केस में लेंथ है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, एरिया कितना आया आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी √3h का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 40√3h का स्क्वायर। दैट इज द आंसर फॉर दिस वॉल्यूम। फर्स्ट पार्ट जो शो करना था। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके, क्वेश्चन लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। कहता है फाइंड द रेट एट विच h इज इंक्रीजिंग व्हेन h इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, फाइंड द रेट एट विच h इज इंक्रीजिंग, रेट एट विच h इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, ये चीज मैंने क्या कहा है, किसी भी चीज के साथ अगर आपका रेट का वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब उस क्वांटिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बिकम dh/dt, ये हमें फाइंड करना है। और क्योंकि उसने इंक्रीजिंग का है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस में आनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन में उसने एक चीज कही थी जिसको मैं अंडरलाइन कर चुका था। कहता है वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस। कहता है वाटर टैंक के अंदर जा रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस। एक चीज सोचें, अगर वाटर किसी चीज के अंदर पोर हो रहा है तो क्या चीज चेंज होती है, और से सोचें। The only thing that is changing, I know that first thing आपके ज़हन में आ रहा है हाइट, वो तो ठीक है चेंज हो रही है, उसको dh/dt ले लिया हमने। एक और चीज भी चेंज हो रही है, दैट इज द वॉल्यूम। भाई मैं पानी अगर किसी कंटेनर में डाल रहा हूं तो पानी का वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये उससे क्या चीज दी हुई है, वाटर इज पोर्ड एट अ कांस्टेंट रेट, तो इसका मतलब उसने बताया हुआ है dv/dt, और वो उसने कितना बता दिया हमें, दैट इज इक्वल्स टू 200, ये उसने हमें बता दिया। और इनटू है तो पॉजिटिव लगा दिया साथ। सबको क्लियर होगी बात? अच्छा,
उससे हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड ये फाइंड करना है एज। अब मैं एक इक्वेशन हम फाइंड करके आए हैं वॉल्यूम की, वो इक्वेशन को मैं लिख देता हूं उधर। v इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 3h²। अगर मैं इसको डेरिवेट करूं तो क्या बनेगा, ये वॉल्यूम की इक्वेशन है और h वेरिएबल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं dv ओवर dh, क्या बनेगा 40 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2h। तो यहां से क्या आ जाएगा, dv ओवर dh इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3h। ये आपके पास dv ओवर dh आ गया। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? उससे कहा है एट h इज इक्वल टू 5, जरा h की वैल्यू 5 प्लेस कर देते हैं। dv ओवर dh इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां से आपके पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज गोइंग टू बी 400 अंडर रूट ऑफ 3। सबको यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके, गौर से सुनिएगा। हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, उसने हमें कहा है dh ओवर dt फाइंड करो। गौर से देखिएगा बेटा, इसका चेन रूल वो वाला नहीं होगा, इधर चेन रूल थोड़ा सा अलग लगाना है हमने। चेन रूल सबसे पहले तो बेटा आपने ये वाला इधर लिख देना है dv ओवर dh। मैंने आपको एक चीज बताई है, इससे स्टार्ट करना होता है। dv ओवर क्या आएगा, dt लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dh। याद रखें, इससे स्टार्ट करना होता है हमने, बीच वाले टीज ही आएंगे हमेशा, होता ही टी है, ठीक है, और यहां पे हमने इस पे लाके फिनिश ऑफ कर देना। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, क्या मेरे पास dv ओवर dh की वैल्यू है, अभी निकाली, कितनी थी, 400 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू dv ओवर dt भी निकाल चुका हूं मैं, क्या है जी 200 मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dh क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 400 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू dt ओवर dh। अब यहां पे dt ओवर dh निकलेगा, हमें उसको क्या करना है, अपसाइड डाउन कर देते हैं ताकि हमारे पास dh ओवर dt निकले। सो दैट इज गोइंग टू बी 200 डिवाइडेड बाय 400 अंडर रूट ऑफ 3, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी dh ओवर dt, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसको टाइम भी दे देते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे यूनिट हमें पता है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो चेन रूल में याद रखें बेटा, चेन रूल क्या करता है, जब डिफरेंट डेरिवेटिव्स आ जाएं उनको लिंक अप करने का एक ही रूल होता है, एंड दैट इज नोन एज द चेन रूल। Everybody clear on this? I hope these concepts are clear to you guys. This was an A-star question for your chain rule. I have solved this. This comes to the end of your differentiation. I hope that you like this video. For more videos, stay tuned to my channel. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.